हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार एसटीईटी को लेकर के दोस्तों आज बात होगी कि किसे फ़ायदा होने वाला है, और यह बातें होंगी कल के जजमेंट आने के बाद। कल के जजमेंट को मैंने आपको काफ़ी विस्तार से बताया था कल की वीडियो में। उसमें का कुछ पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका निचोड़ मैंने निकालने का प्रयास भी किया है। आज उसमें हम लोग बहुत तरह की बातें करेंगे। आज के अखबारों में क्या कुछ निकल कर के आया है उसको भी हम लोग देखेंगे कि इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है भविष्य में, और एसटीईटी के रिज़ल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज इस वीडियो में जो है वो विश्लेषण होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को जो है अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के तमाम अखबारों में जो बिहार बोर्ड भविष्य में ऐसी गलती ना करे, और इसमें हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को लेकर के शुरुआत करते हैं। कई अखबारों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, भास्कर हो, लगभग सभी अखबारों में जो है यह खबर को प्रमुखता से छापा गया है कि नीति स्पष्ट हो ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाए। क्योंकि कई प्रकार के जो बातें कल के जजमेंट में आई हैं बाहर, उसको लेकर के जो मैंने विस्तार से आपको बताया भी है, उन्हीं सारी बातों को यहाँ पर अखबारों में जो है वो जगह दिया गया है। 10 सितंबर को जो है कई प्रश्न संख्या हैं उनको भी मेंशन किया गया है। 11 सितंबर वाले प्रश्नों की संख्याओं को भी मेंशन किया गया है। तो लगभग ये सभी बातें जो है मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। फिर भी जितने प्रकार की जो खबरें हैं उन लोगों को, सारी खबरों को मैं आपको एक बार रूबरू करवा दूँ, उसके बाद मैं अपने विषय पर आऊँगा। क्लियर यहाँ पर लिखा है कि एसटीईटी जो है 2019 में हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार। जैसा कि आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी की परीक्षा 2019 के गणित विषय की जो परीक्षा ली गई थी उसमें सवालों को लेकर के रिट याचिका पर जो है हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और 35 छात्रों की ओर से जो दायर रिट याचिका की सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने परीक्षा समिति को निर्देश दिया कि वह आगे से एक ऐसी नीति बनाए जिसमें एक ही तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है एक ही मानक को तय किया जाए। तो यह हाईकोर्ट की तरफ से लगातार प्रमुखता से इस बात को जो है रखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाए बिहार बोर्ड। और हम कल के जजमेंट से जो है वो एक निचोड़ भी बोर्ड कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका प्रमुखता से पालन करने का निर्देश दिया है, उन बातों पर भी हम वन बाय वन चलेंगे। उसके पहले यह कल के ऑर्डर का हिंदी जो वर्ज़न है उसमें मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लाइन पे आप अगर देखेंगे, जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देखें, जहां पर यह फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि न्यायालय को यह पता चलता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक और एक ही मानक होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी जोर डाल करके इस बात को बताया गया है। और मेन इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक ही प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित किए गए प्रश्नों के विभिन्न मानकों के विपरीत परिणाम का सामना ना करना पड़े। यह हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी। और 14/9/2020 वालों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ कही गई थी कि 14/9/2020 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए थे जो लोग, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में जो लाभ हुआ क्योंकि प्रश्न लगभग मैट्रिक स्तर के थे, लेकिन इस आशय की दलील के अभाव में जो लोग 14/9/2020 को उपस्थित हुए थे वे पसंदीदा लोग हैं, न्यायालय परीक्षा के परिणाम में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। यानी कि न्यायालय का यह स्पष्ट कहना है कि 14 तारीख को जो लोग भी शामिल हुए हैं वो पसंदीदा लोग नहीं है, यानी कि केवल उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बनाया गया है, ऐसा कोर्ट जो है यह मानते हुए और इस दलील के अभाव में कोर्ट जो है इस पे हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। यानी कि 14 वाले जो लोगों के मन में यह बातें थीं और 10 और 11 वाले के भी मन में यह बातें ज़रूर थीं कि केवल 14 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे जो यह जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है इससे यह बातें जो है वो स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं कि ऐसी कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती हैं। अब इस बातों से फ़ायदा किसको हो सकता है? देखिए, कल जजमेंट आने के पहले तक तो यह स्थितियां काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर नहीं थी कि क्या होने वाला है, लेकिन जब से जजमेंट आया है और जब से हाई कोर्ट की टिप्पणी जो यह निकली है, तब से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह ज़रूर सवाल आने लगा है कि अब 14 वालों के साथ जो है कि क्या 14 वाले जो लोग हैं, जिन लोगों का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है मैथमेटिक्स में, वो लोग का जो मार्क्स है कहीं ऐसा ना हो कि केवल उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसे लोगों के मन में बातें चल रही थी। लेकिन इस टिप्पणी के बाद अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वैसा होता है तो कहीं ना कहीं यह
बाकी 10 और 11 वाले अभ्यर्थियों के साथ जो है वो अन्याय होगा। इसलिए बोर्ड को एक मानक तय करने के लिए जो है हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है कि आगे के परीक्षाओं में ऐसी कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब हम चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुख्य बातें इसमें कहा गया है कि बोर्ड के द्वारा ऐसे चीज़ों का पालन किया जाए ताकि परीक्षाओं में किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। कोर्ट ने मैंने यहाँ पर 4-5 पॉइंट को इकट्ठा किया है जिसमें वन बाय वन हम लोग चलेंगे। सबसे पहला कि बोर्ड तय करे एक मानक। देखिए दोस्तों, कई एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें कि अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है। उसमें कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि बोर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड तय करे, एक ऐसा मानक तय करे जिसमें किसी भी छात्रों के साथ जो है, चाहे वो किसी शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके साथ कोई पक्षपात ना हो। और ये पक्षपात की बात जो है काफ़ी जोर डाल करके हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट में आया है। दूसरी बात है कि एक मॉडरेशन तंत्र और एक इंटरनल पॉलिसी को भी बनाने का और उसका पालन करने का जो है वो दिशा निर्देश माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो है बिहार बोर्ड को स्पष्ट रूप से दिया गया है। यानी कि एक इंटरनल पॉलिसी बनाना होगा, मॉडरेशन तंत्र बनाना होगा, चाहे ताकि किसी के साथ भी, चाहे वो कोई भी शिफ्ट में एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी किसी भी सब्जेक्ट का हो। कई लोगों के मन में यह बातें जरूर उत्पन्न हो रही है कि क्या मैथमेटिक्स वालों के लिए ही केवल ये जजमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बीएसईबी को निर्देश है और बीएसईबी जितने भी परीक्षाएं आयोजित करेंगी, आज हो चाहे भविष्य में हो, उन सभी को लेकर के यह मानक को अब उन्हें पालन करना होगा, यह हाईकोर्ट का कहना है। दूसरी वाला बात इंटरनल पॉलिसी वाले बात के, वो अपनी इंटरनल पॉलिसी को सुदृढ़ करे ताकि भविष्य में ऐसी गलती जो है कि किसी के साथ जो लेवल ऑफ क्वेश्चन वो इतना हाई हो जाए कि उनसे 100 में से 10 क्वेश्चन ना बने और किसी के लिए जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो, ऐसी स्थितियाँ ना उत्पन्न हो, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। दूसरी बात है कि 14 सितंबर वाले जो है वो पसंदीदा नहीं है। यह कहने का आशय है कि केवल ऐसा ना हो कि केवल 14 सितंबर वाले को बेनिफिट मिलता हुआ दिख जाए, पूरी एडवांटेज 14 सितंबर वाले को मिले, 10 और 11 वाले को ना मिले। हालांकि ये मैथमेटिक्स को लेकर के केस था, इसलिए मैथमेटिक्स वालों को वाले डेट, मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम जिस डेट पर था उस डेट को लेकर के यह टिप्पणी की गई है। बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो हैं वो लोग ये निराश ना हो कि उन लोगों के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो सभी लोगों के साथ जो है वो समान रूप से लागू किया जाएगा। अब हम दूसरी ओर चलते हैं दोस्तों कि क्या इसका रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आपको पता है कि अभी 25 फरवरी को जो है एक अभी हाई कोर्ट में हियरिंग बाकी है केस नंबर 8520 को लेकर के, जो कि सिलेबस वाला मुद्दा पे है। वो केस की हियरिंग जैसे ही समाप्त होगी, उस केस में कोई अगर नतीजा निकल करके आता है, उसके बाद जो है रिजल्ट की प्रक्रियाएं जो है उसमें आपको जोर मिलेगी। रिजल्ट की प्रक्रिया जो है और प्रबल रूप से आगे बढ़ सकेगी। लेकिन इस जजमेंट का कहीं ना कहीं उस हियरिंग में, उस केस की सुनवाई में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक आधार जरूर मिलेगा उस जजमेंट को, उस केस को सिलेबस वाले मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स वाला केस में कुछ जरूर तर्क दिख रहा था, लेकिन सिलेबस वाला मुद्दा को लेकर के हाईकोर्ट फिर से जो है इस चीज़ में हस्तक्षेप करे या ना करे वो आपको 25 तारीख को जरूर मालूम चलेगा, अगर सुनवाई होती है तो। लेकिन अगर रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी इस बार जो है काफ़ी अधिक सतर्कता से इन दिशा निर्देशों का पालन करने को इच्छुक होगा और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी शिफ्ट के, चाहे वो प्रश्नों का स्तर उनका कैसा भी हो, उस हिसाब से उनको जरूर लाभ और जो है बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। क्योंकि अगर किसी शिफ्ट में विद्यार्थियों का अगर औसत स्कोर जो है वो कम है और उनके प्रश्नों का जो स्तर है अगर वो ज़्यादा है, हाई है, तो उन्हें ज़रूर वेटेज थोड़ा ना थोड़ा मिलना ज़रूरी है। क्योंकि कई ऐसे शिफ्ट हैं मैथमेटिक्स में, जैसे 10 और 11 वाले एग्जामिनेशन में, जिसमें बोर्ड ने कमेटी के जो रिपोर्ट आई थी उसके थ्रू कुछ प्रश्नों को हटाने का निर्णय जरूर लिया है। तो देखना होगा कि आगे के समय में जब रिजल्ट की प्रक्रियाएं होती हैं तो बोर्ड क्या तय करता है। क्या एक ही मानक के आधार पर सारे विद्यार्थियों को तय करता है या सभी के लिए कुछ जो है वेटेज देने का प्रयास करता है जिनके शिफ्टों में प्रश्नों का स्तर हार्ड था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तो बोर्ड ने एक्सेप्ट जरूर किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा यह आधार अभी तक जो है वो सामने नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करता है और कितना फ़ायदा जो है वो कठिन शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को होता हुआ नज़र आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह प्रयास किया आप लोगों को बताने का। यह हिंदी में जो जजमेंट का ऑर्डर है आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। कल जो ऑर्डर था वो इंग्लिश वाला ऑर्डर को मैंने अपलोड किया था।
तो इसमें भी कई प्रकार की बातें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड को आंखें खोलने वाली जो बातें हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी, उसमें बिहार बोर्ड को स्पष्ट रूप से संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की गलती ना हो पाए। दूसरी बात की अगर हम चलें, तो जो मानक तय होगा उस मानक से कहीं ना कहीं जो लोग भी हार्ड शिफ्ट में फंसे हुए हैं ज़रूर उनको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मन में डाउट है कि क्या उनका मार्क्स कम है, एवरेज मार्क्स स्कोर जो उनका कम है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सभी परिस्थितियों से आप बिल्कुल ना जूझें, आप रिजल्ट का ज़रूर इंतज़ार करें कि रिजल्ट आएगा और आपको भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और रही बात 14 सितंबर वाले दोस्तों के लिए, तो 14 सितंबर वाले दोस्तों का एग्ज़ाम जिनका अच्छा गया है वो लोग भी निराश ना हो। रही बात फ़ायदे वाला जो मैंने बात की थी, तो इनसे उन सभी लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जिनके शिफ्टों में प्रश्नों का स्तर कठिन आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे कोई भी अपडेट अगर बिहार STT से संबंधित होगी तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच।